नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार त्यागी, आचार्य भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। आज की कक्षा में आपका सभी का स्वागत। आज सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल विषय में कक्षा 7 में हमारा पाठ धरातल का स्वरूप बदलने वाले कारक रहेगा। इसमें दो टॉपिक हो जाते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो बाह्य कारक हमारा रहेगा। हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन व्यवहार में जब हम देखते हैं तो यह हमें गोल ना दिखकर समतल दिखाई पड़ती है और ऊंचे नीचे रूप में दिखाई पड़ती है। कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार है। यद्यपि पृथ्वी का स्वरूप बदलता रहता है। आज जहाँ हम हिमालय पर्वत देखते हैं, वहाँ कभी तिथिज नाम का एक विशाल महासागर हुआ करता था। तो रूप रंग बदलता रहता है, आकृति बदलती रहती हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जो धरातल का बाह्य स्वरूप है, ये किस प्रकार से परिवर्तित होता रहता है। मैंने अभी कहा कि दो प्रकार की शक्तियाँ कार्य करती हैं। एक आंतरिक शक्तियाँ जो पृथ्वी के भीतर रहकर कार्य करती हैं और मुख्य रूप से ताप और दाब हैं। लेकिन इन शक्तियों के परिणाम हमें धरातल के ऊपर दिखाई पड़ते हैं, जो ज्वालामुखी और भूकंप के रूप में हम देख सकते हैं, और इनसे भी धरातल का स्वरूप बदलता है। लेकिन आज का विषय हमारा बाह्य शक्तियाँ हैं। तो बाह्य शक्तियाँ विशेष रूप से धरातल के ऊपर ही क्रियाशील रहती हैं, धरातल के ऊपर ही कार्य करती हैं। हम सभी देखते हैं कि चट्टानें किन्हीं कारणों से, बहुत सारे कारक हैं ऐसे जो चट्टानों को तोड़ते हैं, विखेर देते हैं, उनको मुलायम बना देते हैं। ऐसा प्रकरण चलता रहता है। ये कार्य विशेष रूप से समतलीकरण भी कहलाता है और इसको अनाच्छादन के रूप में नाम दिया जाता है, अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन में विशेष रूप से 3 क्रियाएं आती हैं। यहाँ पर आप इन तीनों क्रियाओं को देख सकते हैं: अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय बहुत सरल सी बात है। जब किन्हीं कारणों से चट्टानें अपने स्थान पर टूटकर बिखर जाती हैं, यानी पहले मुलायम हो जाती हैं या टूट जाती हैं और टूटकर बिखरती हैं, तो इस क्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। विशेष रूप से ये कार्य ऋतु परिवर्तन के साथ साथ होता है। गर्मियों में चट्टानें बढ़ती हैं और जाड़ों में सिकुड़ जाती हैं। इसी प्रकार गर्मी के समय या दिन के समय चट्टानें गर्म होकर फैल जाती हैं, उनका आकार बढ़ जाता है, और ठंडी होकर सिकुड़ जाती हैं, जिससे उनके बीच में हवा, पानी आदि प्रवेश कर जाता है और इस चट्टानें टूटकर बिखर जाती हैं। इस क्रिया को ही हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के लिए मुख्य रूप से ये 3 प्रकार का होता है: एक भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और फिर एक जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय जब ये प्राकृतिक कारकों से, जैसे ताप है, वायु है, ये कारक चट्टानों को तोड़ते हैं, तो इस प्रकार का अपक्षय भौतिक अपक्षय कहलाता है। आपने देखा होगा जब वर्षा होती है, कई बार गर्मी के बाद एकदम वर्षा आ जाती है, तो जब गर्मी है तो चट्टानें फैली हुई हैं, उनका आकार बढ़ा हुआ है, लेकिन वर्षा हो जाती है तो एकदम सिकुड़ जाती हैं और इनके बीच गैप हो जाता है, ठंडी हो जाती हैं, और इस प्रकार के अपक्षय को हम भौतिक अपक्षय कहते हैं। इसी प्रकार से रासायनिक पदार्थ भी जब क्रिया करते हैं तो चट्टानें टूट जाती हैं। उदाहरण के लिए आप चूना पत्थर पर
जब पानी गिराते हैं तो वह पाउडर जैसी आकृति में टूटकर बिखर जाता है। इसी प्रकार से लोहे को भी धीरे धीरे जंग लगता जाता है। इस प्रकार के अपक्षय को हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं। और तीसरा प्रकार है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय में पशु पक्षी पेड़ पौधे यहाँ तक कि मानव के कार्य भी इसके लिए उत्तरदायी हैं। हम भूमि को मिट्टी कहीं से उठाते हैं, कहीं डाल देते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षी भी अपने पैरों से मिट्टी को खोदते हैं, चलते हैं तो मिट्टी की परत कमज़ोर होती है, मिट्टी अपने पास की मिट्टी से टूट जाती है और मुलायम हो जाती है। जो पक्षी हैं वो भी अपनी चोंच से, अपने पैरों से, पंजों से मिट्टी को कहीं ना कहीं मुलायम बना देते हैं, खोद देते हैं और मिट्टी अपने आसपास की मिट्टी से अलग हो जाती है। कई जीव ऐसे भी हैं जो भूमि में बिल बनाकर रहते हैं। वो अपना बिल बनाते हैं तो भूमि में कहीं ना कहीं छिद्र बनाते हैं और मिट्टी को निकाल कर ऊपर डाल देते हैं, तो इससे भी चट्टानें कमज़ोर होती हैं। इस प्रकार अपक्षय के लिए 3 कारक ये उत्तरदायी हैं जो मुख्य रूप से हैं। अपक्षय के बाद अनाच्छादन की क्रिया में अपर्दन, जो टूटी हुई चट्टानें हैं, यहाँ हमने पढ़ा कि अपक्षय के द्वारा चट्टानें टूटकर बिखर जाती हैं। तो इन टूटी हुई चट्टानों को कुछ शक्तियाँ, कुछ कारक अपने साथ कई बार उठा लेते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर देते हैं। इस ले जाने की क्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। चट्टानें वायु के साथ, पानी के साथ या बर्फ के साथ या कुछ अन्य कारकों के द्वारा एक स्थान से उठाई जाती हैं और कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर जमा कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार के कार्य को हम अपर्दन कहते हैं। इसी के बाद जब चट्टानें उठाकर जाती हैं तो निश्चित रूप से ले जाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और जब तक इन कारकों पर शक्ति रहती है तब तक तो वो उसको ले जाते हैं, लेकिन ये शक्ति कहीं ना कहीं क्षीण पड़ जाती है, अर्थात शक्ति कम हो जाती है, वेग कम हो जाता है, तो ये अपने साथ लिए पदार्थों को कहीं ना कहीं जमा कर देते हैं। इस जमाव की क्रिया को ही निक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार धरातल के स्वरूप बदलने में इन तीनों क्रियाओं का योगदान रहता है। अब जो कार्य है वो शक्ति के द्वारा होता है और हमने अभी पढ़ा था कि बाह्य शक्तियों के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो बाह्य शक्तियाँ ऐसी कौन कौन सी हैं जो धरातल के स्वरूप को बदलने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं। ये कार्य आपने देखा भी होगा, जब धूल भरी आंधी चलती है तो बहुत सारी मिट्टी, बहुत सारा रेत, पत्ते, लकड़ी, छोटे मोटे और कई बार तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी इस वायु के साथ बहकर चली जाती हैं, वायु के साथ उड़कर चली जाती हैं। इसी प्रकार आप पानी को भी देखते होंगे। तो इन शक्तियों में सबसे पहले हम बाह्य शक्तियों में पढ़ते हैं नदी अथवा बहता जल। नदी और बहता जल बड़े पैमाने पर कार्य करता है। एक स्थान से मिट्टी को उठाता है, चट्टानों को उठाता है और किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर कहीं जमा करता है। इस प्रकार से बहुत सारी आकृतियों का निर्माण होता है। यहाँ हम कुछ आकृतियों का चर्चा करने वाले हैं। अधिकांश नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं और वहाँ उनका वेग, उनकी गति बहुत अधिक होती है। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में नदी जब तेजी के साथ बहती है, बहुत अधिक गति के साथ बहती है, तो ये नदी का जल अपने किनारों को नहीं काटकर बल्कि अपने तल को काटता है। इस प्रकार नदी की गहटी गहरी होती जाती है और किनारे ढालदार हो जाते हैं, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में नदी वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। इसको अंग्रेजी के वी अक्षर के रूप में देखते हैं और इस प्रकार की घाटियाँ बहुत बड़े पैमाने पर हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलती हैं।
पर्वतीय क्षेत्रों में ही नदी का जल कभी कभी अपने मार्ग में कमजोर चट्टानों को तोड़कर सीधा ऊपर से नीचे गिरता है। यहां आप देख सकते हैं कि जल काफी ऊंचाई से नीचे गिरता है, ऊपर कठोर चट्टान है और इसको जल नहीं काट पा रहा है, नीचे भी कठोर चट्टान है और इसको भी जल नहीं काट पा रहा है, लेकिन जहां मुलायम चट्टान थी वहां जल ने उसको काट दिया है और जल, नदी का जल सीधा ऊपर से नीचे गिर रहा है। इस प्रकार की आकृति बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है पर्वतीय क्षेत्रों में और इसको हम जलप्रपात नाम से जानते हैं। कावेरी नदी पर धुआंधार जलप्रपात बड़ा चर्चित है। ऐसे ही भारत का एक जोग जलप्रपात जो कर्नाटक में है वो बड़ा प्रसिद्ध है। अमेरिका और कनाडा की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात तो विश्व प्रसिद्ध है। तो इस आकृति को हम जलप्रपात कहते हैं। इसी के द्वारा जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो मैदानी भागों में कई बार नदी अपना मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कर लेती है। ये टेढ़ा मेढ़ा मार्ग आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सर्पाकार रूप में दिखाई दे रहा है, एक सांप की आकृति के रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसी आकृति को विसर्प नाम दिया जाता है। तो नदी अनेक स्थानों पर विसर्प आकृति का निर्माण करती है। कभी कभी विसर्प में ही नदी बाढ़ के रूप में यहाँ से सीधा अपना मार्ग अगले मोड़ पर पहुँच जाती है और ये बीच का भाग कट कर देती है। जब नदी सीधी बहने लगती है तो इसके किनारों पर यहाँ जमाव हो जाता है और नदी का मार्ग एक तरह से सीधा होने पर ये भाग नदी से कट जाता है। जो भाग नदी से कट गया है इसमें पानी तो भरा हुआ रहता है और ऐसे भागों को विभिन्न आकारों में हम देखते हैं। इनको झील नाम देते हैं। जहाँ पर स्थल के बड़े भाग में पानी भरा रहता है तो ये झील का एक प्रकार बन जाता है जिसे हम छाड़न झील या गोखुर झील भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल दो बातें दिखाई गई हैं। पहला विसर्प, और फिर मैंने कहा कि जब नदी अपना मार्ग सीधा कर लेती है, किनारे दोनों जमाव से जम जाते हैं और नदी का मार्ग इस आकृति से यहाँ से कट जाता है, तो इसको हम छाड़न झील या गोखुर झील कहते हैं। अर्थात ये कालांतर में झील के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसी प्रकार नदी जब मैदानी भाग में बहती रहती है तो आपने नाम सुना होगा, हम जिस भाग में रहते हैं इसको उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है। और इसी के साथ ये भी आप जानते हों कि ये हिमालय पर क्षेत्र से लाकर नदियों द्वारा हिमालय के क्षेत्र से बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी के द्वारा निर्मित है। अर्थात नदियों के द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण भी होता है और ये मैदान विश्व के बड़े उपजाऊ मैदानों में गिने जाते हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर कृषि होती है और आर्थिक दृष्टि से इनका महत्व बढ़ जाता है। जब नदी मैदानी भाग से आगे बढ़कर समुद्र तटीय भाग में पहुँचती है तो निश्चित रूप से हमें ये पता नहीं लगता कि कहाँ पर नदी समाप्त हो रही है और सागर का आरंभ हुआ है। वहाँ पर ये पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि नदी की धारा बिल्कुल मंद पड़ गई है और सागर का ही पानी ऊपर तक दिखने लगता है। अर्थात हम वहाँ पर सागर और नदी की कोई सीमा का बंटवारा नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में नदी जो भी अपने साथ अवसाद लिए रहती है, यानी अभी भी उसके पास छोटे मोटे धूल आदि के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, बालू के कण होते हैं, तो उनको वह आगे ले जाने में, क्योंकि वेग शून्य हो गया है और आगे ले जाने में समर्थ नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में समुद्र तटीय भागों में जो भी अवसाद नदी के पास थे, बारीक कण नदी के पास थे, उनका नदी जमाव करती रहती है। कालांतर में ये जमाव इतना अधिक हो जाता है कि ये टापू के रूप में त्रिभुजाकार आकृति समुद्र तल से ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती हैं। ऐसी ही आकृतियों को हम डेल्टा कहते हैं। भारत का जो गंगा नदी का डेल्टा है वो विश्व का सबसे प्रसिद्ध डेल्टा है। अभी हमने केवल
नदी की बात की है। कुछ आकृति और भी हैं, नदी के द्वारा बहुत सारी आकृति बनती हैं। इसी के साथ दूसरी शक्ति पर पहुंचते हैं, बर्फ की नदी, जिसको हम हिमानी नाम से जानते हैं। बर्फ की नदी भी पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ आकृतियों का निर्माण करती हैं। बर्फ की नदी जब पर्वतीय भागों में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, ग्लेशियर, मोटे मोटे शिलाखंड ऊपर से नीचे आते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई से कुछ नीचे आते हैं, तो वे अपने साथ बीच के कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि को भी अपने साथ नीचे ले आते हैं। और नीचे आकर बर्फ तो पिघल जाती है और उसका पानी कहीं ना कहीं सूख जाता है अथवा बहकर नदी में चला जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जो ऊपर से टूटे हुए कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत, बालू जो भी था, वो नीचे आकर वहीं का वहीं गहराई में जमा होकर रह जाता है। तो इस प्रकार हिमानी अथवा बर्फ की नदी के द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे छोटे समतल भाग बन जाते हैं, जिन्हें हम हिमोड कहते हैं। अर्थात बर्फ द्वारा बने मैदानों को हम हिमोड नाम से जानते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो तीसरी शक्ति पवन। पवन के कार्य विशेष रूप से मरुस्थलीय भागों में अधिक दिखाई पड़ते हैं। अगर आप मरुस्थलीय भाग में गए हों तो वहाँ पर देखेंगे कि रोज नई आकृति कुछ दिखाई पड़ती हैं। अर्थात तेज पवनें मिट्टी को कहीं से उठाती हैं और कहीं जमा करती रहती हैं, क्योंकि वहाँ पर रेत सामान्यतः जमता नहीं है और उसको हवा बहुत सुविधाजनक उठा लेती है। वहाँ पर वृक्षों का अभाव है, इसलिए हवाएं भी तेज चलती हैं। तो हवा अपने साथ रेत के कणों को कहीं से उठा लेती है और कहीं जमा कर देती है। अर्थात स्थलाकृति बहुत बड़ी जल्दी जल्दी बदलती रहती हैं। जहाँ देखते हैं कि आज वहाँ पर बालू का टीला बना हुआ है, बालू इकट्ठी है, लेकिन कल पता लगा उस टीले को हवा ने उठा दिया और किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर जमा कर दिया। तो बालू के द्वारा ऐसी आकृति बनती रहती हैं। उसमें मैंने अभी कहा कि बालू का टीला बनता है। यहाँ पर ये वायु के द्वारा निर्मित आकृति है। हवा मरुस्थल में बहुत सारे रेत के कणों को अपने साथ उठा लेती है और जब कभी मार्ग में अवरोध आता है, यहाँ लिखा है अवरोध, अवरोध माने रुकावट। जब कोई रुकावट आती है तो नदी अपने साथ लिए अवसाद अर्थात रेत के कणों को जमा कर देती है और इससे ये बालू का अवरोध के कारण ये टीला बढ़ता जा रहा है और कई बार ये कई मीटर ऊंचे तक हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ये टीले एक क्षेत्र में अधिक ऊंचे और बहुत सारे हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक नई आकृति बन जाती है, यहाँ पर चित्र नहीं है उसका, जिसे हम कहते हैं इनसेल वर्ग। ऐसा ही और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ ये सांप की छतरी जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। ये भी मरुस्थलीय भागों में देखने में आता है कि जब कोई मरुस्थलीय भाग में कहीं रेत ही रेत है और वहाँ पर कोई अब कंकड़, पत्थर, कोई बड़ा पत्थर या थोड़ा बहुत पानी से चट्टानें जम जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में हवा उन चट्टानों के नीचे के भाग को खोखला कर देती है। यानी आसपास के नीचे के भाग को खोखला कर देती है। ऊपर जो कंकड़ पत्थर है, जो कोई मिट्टी का जमा हुआ भाग है, वो ऊपर का ऊपर जमा रह जाता है और बीच में उसको कुछ चट्टानें जो दबी हुई हैं, जो हवा के द्वारा नहीं निकाली गई, वे इसके वेट को, इसके भार को सहन करती हैं और ये आकृति सांप की छतरी जैसी बन जाती हैं। इसको हम छत्रक शिला के नाम से जानते हैं। अभी हमने पवन के कार्यों की बात की कि पवन के बहुत सारी आकृति बनती हैं और मरुस्थल में छोटी छोटी आकृति बहुत होती हैं। यहाँ कुछ आकृतियों की ही हमने बात की है। इसी प्रकार समुद्र की लहरें भी तल को समतल करने का कार्य करती हैं। समुद्र की लहरें अपने तटों को कई बार काट देती हैं। यहाँ पर ऐसी ही आकृति दी है एक, जिसमें सागर की लहरों ने अपने तट को काटकर गहरा कर दिया है और
तटीय भाग में ऊपर का भाग जो कठोर चट्टानों से निर्मित है, ये जमे का जमा रह गया है। अर्थात जब इसके नीचे का भाग निकल गया है, इसके नीचे का चट्टानें निकल गई हैं, तो ये भाग आगे वाला नीचे की ओर झुक जाता है। ऐसी आकृति को हम भृंगु कहते हैं। समुद्र तटीय भागों में ऐसी आकृति देखी जाती हैं कि ऊपर की चट्टानें जमी हुई हैं और नीचे की चट्टानें समुद्र की लहरों ने काट दी हैं और ऊपर का भाग नीचे की ओर झुक गया है। ऐसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भाग कभी भी नीचे गिर सकते हैं। इसी प्रकार समुद्र की लहरें तटीय भागों में जमाव और कटाव दोनों करती हैं। कई जगह ये जमाव करती हैं और जमाव के कारण कुछ आकृतियों का निर्माण हो जाता है। मुंबई में जुहू ऐसी ही जगह है। इसी प्रकार चेन्नई में चेन्नई ब्रिज ऐसी ही जगह है जो समुद्र की लहरों द्वारा चट्टानों के जमाव से बनी हुई हैं। और आगे बढ़ते हैं तो सब समुद्र की लहरों की बात की हमने। इसी प्रकार से भूमिगत जल, जो जल वर्षा के रूप में देखा जाता है कि वर्षा जब होती है तो वर्षा का पानी बहुत सारा नदी नालों में बहकर चला जाता है, तालाबों में चला जाता है, लेकिन कुछ जल चट्टानों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो भूमि की परतों में जाकर कहीं ना कहीं संचित हो जाता है। इस संचित जल को ही हम भूमिगत जल कहते हैं। भूमि में ये जल सभी स्थानों पर कहीं ना कहीं कम गहराई पर और कहीं अधिक गहराई पर हमको मिलता है। अधिक गहराई पर इसको निकालना बड़ा कठिन होता है, लेकिन जहाँ कम गहराई पर ये होता है उसको हम ट्वेल आदि, नलकूप आदि के द्वारा, कुएँ आदि के द्वारा, हैंडपंप आदि के द्वारा कहीं ना कहीं प्राप्त कर लेते हैं। तो इस जल के द्वारा भी विभिन्न आकृतियों का निर्माण होता है। ऐसी ही एक आकृति की बात करते हैं कि भूमिगत जल में जल जब चूने की चट्टानों में पहुंचता है तो चूने की चट्टानों को मुलायम कर देता है और ये इस जल के साथ बहकर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। अब जहाँ पर चूने की चट्टान थी वह स्थान खोखला हो जाता है, जिसे हम देखते हैं कि वहाँ गुफा बन गई है या सुरंग बन गई है। तो ऐसी आकृति को स्टेलेक्टाइट नाम दिया जाता है। यहाँ ऊपर से ये चट्टानें लटकी हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ का भाग चूने की चट्टानों का होने के कारण, चूने पत्थर का होने के कारण और जल से उसकी क्रिया होने के कारण वह जल के साथ मुलायम होकर बहकर कहीं ना कहीं चला जाता है, इधर उधर चला जाता है। इस प्रकार की आकृति को हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं। इसी प्रकार कुछ और भी आकृतियाँ बनती हैं। आगे इस पाठ में आपको कुछ कार्य करना है, तो वह कार्य यहीं से देख लीजिए आप। अपक्षय किसे कहते हैं, इसी प्रकार अपर्दन किसे कहते हैं, ये प्रश्न। इसी प्रकार निक्षेपण, आपको तीनों बात बताई गई हैं। चट्टानों का टूटना, टूटकर अपने स्थान पर बिखर जाना अपक्षय कहलाता है। उसको टूटी हुई चट्टानों को जब विभिन्न शक्तियाँ अपने साथ उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाती हैं तो इसको हम अपर्दन कहते हैं। और तीसरी बात निक्षेपण, जब उनकी वे शक्ति कम हो जाती है, शक्ति क्षीण पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं चट्टानों का जमाव होता रहता है। और ये क्रिया पृथ्वी धरातल पर नियमित रूप से चलती रहती है। कुछ कारक इसको ऊंचा नीचा करते हैं और कुछ कारक इसको समतल करने का प्रयास करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये तीन प्रश्न बन गए हैं। इसी प्रकार से कुछ और प्रश्न हैं। नदी के द्वारा मैंने कुछ आकृतियों का वर्णन किया है। यहाँ पर नदी के द्वारा विशेष रूप से कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, इस पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। इसी प्रकार से पवन के द्वारा बहुत सारी आकृतियाँ बनती हैं। छोटी आकृति तो किताब में भी नहीं मिलती, लेकिन बड़ी बड़ी आकृति भी किताब में मिल जाती हैं। तो इनका भी चर्चा करना है, इनको भी लिखना है कि पवन के द्वारा कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं।
आप अगर कहीं ऐसे स्थान पर जाते हैं, मरुस्थलीय भागों में जाते हैं, तो विशेष रूप से हमें देखना चाहिए कि पवन के द्वारा कौन सी आकृतियाँ बनती हैं, और प्रत्यक्ष रूप से देखने में निश्चित रूप से अधिक बात समझ में आ जाती है। यहाँ भी चित्रों के माध्यम से कुछ बातें समझाने का प्रयास किया गया है। ऐसे ही पर्वतीय भाग में जब जाएंगे तो हमें जलप्रपात देखने को मिलेंगे। वे बहुत आकर्षण का केंद्र होते हैं और जल विद्युत निर्माण के लिए बड़े उपयोगी माने गए हैं। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।